तो राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियाँ? समाधान शक्तियाँ। कहाँ पे राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ? 72 के अंदर। ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियाँ? विवेकाधीन शक्तियाँ। क्या? विवेकाधीन। अब उसके अंदर कितनी प्रकार की शक्ति थी? 5 प्रकार की। पहली तो थी समा, दूसरी लघुकरण, तीसरी कौन सी थी? परिहार, चौथी कौन सी थी? विराम नहीं था, विराम ही है क्या? विराम ही मारता। अच्छा, विराम। और पांचवी कौन सी है? परविलम। समा के अंदर क्या है? अगर राष्ट्रपति कर देगा तो पूर्ण समा और अपराध पूर्व की स्थिति के अंदर आ जाता है। तो क्या होता है? कंप्लीट पार्डन और प्री क्राइम स्टेट के अंदर आ जाता है। और जिसके ऊपर जो भी क्या लगी, डिस्क्वालिफिकेशन लगी, वो सारी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ये तो समाज के अंदर है। फिर लघुकरण के अंदर इसके अंदर क्या किया जाता है? नेचर की जाती है। पनिशमेंट के केस में नेचर के अंदर क्या किया जाता है? चेंजमेंट किया जाता है। और चेंजमेंट कैसा किया जाता है? अगर किसी को मृत्यु दंड है तो उसको क्या करता है? आजीवन कारावास। अगर किसी को कठोर कारावास दिया तो साधारण। तो ये किसके अंदर चेंज हो गया? नेचर के अंदर। फिर है परिवार, परिहार। इसके अंदर जो पनिशमेंट का पीरियड है ना, उसके अंदर क्या की जाती है? कम कर दिया, उसको लो कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। और फिर विराम के अंदर नेचर और पीरियड के अंदर दोनों के अंदर क्या की जाती है? बदलाव किया जाता है। नेचर के अंदर तो अगर किसी को कठोर कारावास दिया गया है 4 वर्ष का, तो उसे साधारण कारावास के अंदर कितने में किया? 2 वर्ष का। परिविलम के अंदर पनिशमेंट को अस्थायी रूप के लिए क्या पनिशमेंट को क्या रोक दिया जाता है, स्टे लगा दिया जाता है। और ये परिविलम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो कोई गर्भवती महिलाओं को क्या कर लिया? पकड़ लिया तो उसके ऊपर अगर उसको मृत्यु दंड की क्या है? कैपिटल पनिशमेंट मिली है तो उसको क्या कर दिया जाए? स्टे लगा दिया जाए। अब इसके अंदर क्या चलती है? डिबेट चलती है। ये राष्ट्रपति की जो भी शक्तियाँ हैं उनके ऊपर क्या चल रही है? डिबेट। अब कैसी क्या डिबेट? अब इसके अंदर पहले पक्ष के अंदर देख लो कि क्या सही है क्या नहीं है, कि राष्ट्रपति जो है ये देता है ये सही है नहीं है। संविधान में इसका प्रावधान रहता है ये संवैधानिक है, यह संविधान निर्माताओं की भावनाओं के क्या है? अनुरूप है। पहला पक्ष तो यह है कि संविधान के अंदर इसका क्या है? उल्लेख है। जो राष्ट्रपति 5 प्रकार की शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास क्षमा करने, जो मतलब सजा के रूप के अंदर, तो अगर ये देता है तो इसके किसके अंदर उल्लेख है? इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका क्या है? उल्लेख है। जो चीज़ संविधान के अंदर है तो ये संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप है। जो संविधान सभा थी तो वो संविधान सभा चाहती थी हमें क्या देना? ये तो ये चाहती थी तो उन्होंने क्या किया? उल्लेख किया किसके अंदर? संविधान के अंदर। तो ये संविधान निर्माताओं की भावनाओं के क्या है? अनुरूप है। और संविधान में इसका प्रावधान भी है। तो ये क्या है? संवैधानिक शक्तियाँ, ऐसे कोई टेम्परेरी शक्तियाँ नहीं। कैसी शक्तियाँ? संवैधानिक शक्तियाँ। अब कोई ऐसे लगाता ना कि ये तो मतलब क्यों दे रखी हैं, क्या ही मतलब, जब न्याय का काम न्यायालय का है तो फिर बाद के अंदर इसको क्यों दे रखी है? राष्ट्रपति को क्यों शक्ति दे रखी है? तो अब एक तरफ तो कहता है कि संविधान निर्माताओं की भावना थी कि राष्ट्रपति को क्या दिए जाए? शक्ति। ऐसा भारत के अंदर न्याय के अंदर है कि अगर 100 क्या मुजरिम बच जाएं लेकिन एक भी दोषी को क्या नहीं होनी चाहिए? सजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसका क्या किया गया? प्रावधान किया गया। अगर कोई वकील ने या तथ्य ऐसे प्रस्तुत कर दिए या ऐसा कुछ कर दिया जिसके कारण क्या हो गया? किसी व्यक्ति को, निर्दोष को भी क्या मिल रही है? सजा मिल रही है। और राष्ट्रपति को ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन जो न्यायालय के अंदर तो कार्रवाई कैसे होगी? कागजों के आधार पर, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो लॉ बोलेगा, जो कानून बोलेंगे, उनके आधार पर सुनवाई होगी। वो किसी की भावनाओं के आधार पर क्या नहीं दे सकता? सजा नहीं दे सकता। लेकिन राष्ट्रपति तो भावनाओं के आधार पर दे सकता है ना। तो इसलिए क्या किया गया? इनका प्रावधान किया गया। तो पहले तो क्या थे कि संविधान के अंदर इनका उल्लेख है एक पक्ष तो, और संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप है। क्या तो हंस रहा है? तो बोला ना कि 100 मुजरिम सौ मुजरिम तो मतलब वो जाने सजा हो जाए चाहिए ना, लेकिन एक भी दोषी नहीं चाहिए। ऐसा बोल दिया गया? एक भी दोषी सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसे हुआ ना, जो 100 मुजरिम है ना उनको तो सजा हो या नहीं हो,
अगर वो भी बच जाए तो, लेकिन एक भी क्या निर्दोष को वो नहीं होनी चाहिए, सजा नहीं होनी बोला चाहिए। था कि दोस्त को सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसा लेकिन दोस्त को सजा नहीं होनी चाहिए। क्लास को मैंने गौर करवा दिया कि भाई दोषी बने जो सजा दीजिए। तो कोई बात नहीं, तो ऐसे तो हो जाते हैं। फिर न्यायपालिका की मूल ऐसी रील करती है। फिर न्यायपालिका की भूल को सुधारने का अतिरिक्त अवसर है, क्योंकि ये मान्यता है कि 99 अपराधी बच जाएं पर एक भी निर्देश को क्या नहीं होनी चाहिए, सजा नहीं होनी चाहिए। तो क्या है, न्यायपालिका के अगर कोई भूल भी हो जाए तो उसको सुधारने का एक मौका है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति। जो न्यायालय तो जो सजा देगा ओनली जो डॉक्यूमेंट्स आए उसके पास, जो वकील ने जो चीज़ें रखी हैं उनके आधार पर देगा, वो अपने सही विवेक से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपने सही विवेक से क्या ले सकता है, भावनाओं के अनुरूप भी ले सकता है कि यार इतना बड़ा वो चीज़ें हुई हैं तो ये तो इसके अंदर शामिल नहीं था, लेकिन तथ्य ऐसे पेश कर दिए गए न्यायालय के अंदर कि उसको सज़ा देनी ही पड़ी। लेकिन अगर जज भी जानता हो कि ये बात गलत है लेकिन तथ्य ऐसे हैं उसके सामने कि तो उसको क्या देनी पड़ेगी, सज़ा देनी पड़ेगी। तो न्यायपालिका की ऐसी भूल को क्या करने के लिए, सुधारने के लिए राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियाँ दी गई आर्टिकल 72 के अंदर, समाधान की शक्तियाँ। किसकी, समाधान की शक्तियाँ। तो कैसी है, एक तो न्यायपालिका को भूल को सुधारने का अतिरिक्त अवसर है, क्योंकि ये मान्यता है कि 99 अपराधी क्या जाएं, बच जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को क्या नहीं होनी चाहिए भाई, सजा नहीं होनी चाहिए। फिर है 3 के न्यायपालिका सबूतों व गवाहों के आधार पर अपना निर्णय देते हैं, लेकिन कई बार मान्य भावनाओं और संवेदनाओं को महत्व देना होता है। अतः राष्ट्रपति मान्य भावनाओं के आधार पर निर्णय दे सकते हैं, जैसे गर्भवती महिला। जो तथ्य हैं वो तो सारे क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि इसे कैपिटल क्या मिले, पनिशमेंट मिले, मृत्यु दंड मिले, लेकिन कोई गर्भवती महिला है तो उसको क्या मृत्यु दंड देना सही है क्या, तो ऐसी बात में तो। लेकिन जो न्यायालय को तो सबूतों और गवाहों के आधार पर क्या देनी होगी, सजा देनी होगी। लेकिन अगर इसके अंदर अब क्या करनी है, छूट तो कौन दे सकता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास क्या है, विवेकाधीन शक्ति है उसकी, समाधान की शक्तियाँ, जिसके आधार पर वो क्या दे सकता है, जो न्यायालय की भूल को सुधार सकता है। अगर ऐसा कोई भावनाओं संवेदनाओं के आधार पर भी क्या दे सकता है, कभी कभी छूट दे सकता है ऐसे। फिर न्याय प्रक्रिया को अधिक चरण हो तो अच्छा है माना जाता है, ऐसी न्याय प्रक्रिया को आदर्श माना जाता है। कि एक ऐसा होना चाहिए कि न्याय प्रक्रिया में अधिक चरण होने चाहिए, कि ऐसा नहीं कि तुम कोर्ट के अंदर गए और 2 सबूत पेश किया और बोला, जो वो कोर्ट है वो बोला कि मृत्युदंड, अच्छी बात है क्या। तो न्यायपालिका क्या होना चाहिए, अधिक चरण होने चाहिए। एक बार तो पुलिस स्टेशन पे क्या हो, थोड़ी बहुत जांच की जाए, न्यायालय के अंदर भी बहुत देर तक क्या की जाए, जांच की जाए, फिर बहुत लंबे समय तक कोई चीज़ अच्छी तरीके से चले, तो जो क्या हो चरण हो वो अधिक हो, तो क्या हो न्याय जो मिले वो क्या मिले, सटीक न्याय मिले। ऐसा नहीं कि एक चरण पे क्या कर दिया गया, गलत तथ्य पेश कर दिए गए और बाद के अंदर उसको मृत्युदंड दे दिया, फिर बाद में पता चला कि ये तो क्या था, निर्दोष था। लेकिन जो न्याय के चरण कम थे इसलिए उसको क्या मिल दी गई, कैपिटल पनिशमेंट मिल गई। अब उसका कोई हो सकता है कि मृत्युदंड देने के बाद में उसको ला सकते हो क्या तुम, तो ऐसे इसलिए क्या होना चाहिए, न्याय प्रक्रिया के अधिक चरण हो वो क्या होते हैं, अच्छा माना जाता है। ऐसी न्याय प्रक्रिया क्या माना जाता है, आदर्श माना जाता है, आइडल माना जाता है। फिर आपातकालीन स्थितियों में ये काम आ सकती है। अब वो कोई ऐसी स्थिति होगी जिसके अंदर न्यायालय ने क्या दे दी, पनिशमेंट दे दी, लेकिन न्यायालय तो अपना जो वो क्या नहीं कर सकता, चयन नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी स्थिति होगी तो राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करके क्या कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है या छूट दे सकता है। कार्यपालिका को प्राय विशिष्ट शक्तियाँ दी जानी चाहिए, कार्यपालिका को थोड़ी बहुत क्या देनी चाहिए, क्या शक्तियाँ दी जानी चाहिए, एक तथ्य। फिर नीति शास्त्र व परंपरा मान्यताओं में दया को क्या माना गया, महान गुण माना गया। कि जो हमें क्या है, एथिक्स और परंपरागत जो हमारे जो मान्यताएं, जो हमारी प्राचीन मान्यताएं, हमारे जो नीति शास्त्र हैं, उसको दया को क्या माना गया, एक महान गुण माना गया। क्या माना गया, दया। अभी भी भारत के अंदर कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति ने एक थप्पड़ मारा तो दूसरे ने क्या मार दिया, थप्पड़ मार दिया, तो दोनों के अंदर क्या अंतर हुआ, क्या। इसलिए गांधी जी क्या कहते हैं, एक थप्पड़ दो, दूसरा गाल क्या कर दो, आगे कर दो। इसलिए कि मतलब क्या करो, थोड़ा बहुत सुधरने का मौका दो, थोड़ी बहुत उसको पनिशमेंट कर सकते हो, लेकिन बाद के अंदर उसको सुधरने का मौका दो। अगर वो खुद क्या करेगा, सुधार करेगा, तो क्या हो सकता है उसके अंदर। जैसे वाल्मीकि था, पहले बहुत ही क्या था, गुंडा टाइप आदमी था, चोर था और ये था, लेकिन जब वो सुधरा तो उसने क्या कर दिया, रामायण जैसी क्या कर दी, महान ग्रंथ की क्या कर दी, रचना कर दी। अब उसको उस आधार पर क्या कर देते, पनिश कर देते, तो वो इतनी बड़ी ग्रंथ रच पाता है क्या कभी। लेकिन पहले टाइम में क्या था, एक बड़ा बहुत गुंडा, चोर, निकम्बा ऐसे था,
लेकिन बाद के अंदर क्या हुआ, उसने रामायण जैसी एक महान जो पूरे विश्व के अंदर क्या है प्रचलित ऐसी ग्रंथ की क्या कर दी रचना, लेकिन उनको उस कृत्य के आधार पर उसे पनिशमेंट दे दिया जाता, तो ऐसी रचना हो पाती क्या। इसीलिए कहते हैं कि मतलब क्या दिया जाए, तो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ दी गई हैं वो क्या है, सही है। फिर उच्चतम न्यायालय ने भी इसे वैध माना है, उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि ये क्या है, सही है। अब इसके अंदर विपक्ष के अंदर क्या है, अब ये तो पक्ष के अंदर थे कि राष्ट्रपति क्या होनी चाहिए, ये शक्तियाँ होनी चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। वो क्या क्या तर्क लाते हैं, वो तर्क लाते हैं कि ये राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ के विपक्ष में कि औपनिवेशिक कालीन व्यवस्था है, उन्हें स्थितियों में अंग्रेजों को सजा से बचने के लिए ब्रिटिश की इसकी आवश्यकता थी। कि ये समाधान की शक्ति है कौन सी, औपनिवेशिक काल व्यवस्था है। औपनिवेशिक काल मतलब अंग्रेजों की क्या व्यवस्था है, वो मतलब खुद के आदमियों को बचाने के लिए इस व्यवस्था को लेके आए थे। जैसे भारत के अंदर किसी अंग्रेज को क्या दिया जा रहा है, सजा दी जा रही है, तो वो क्या करते थे, अपनी समाधान शक्ति का प्रयोग करके अंग्रेज की सजा को क्या करवा देते थे, रोक लगा देते। लेकिन तुमने स्वतंत्र भारत के अंदर भी ऐसी शक्ति दे के किसका वो उल्लेख कर दिया, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था का। क्या कर दिया, औपनिवेशिक। क्या तुम्हें न्यायालय के ऊपर भरोसा नहीं है क्या, कि जो न्यायालय सजा देता है उनके भरोसा नहीं है क्या, जो तुम राष्ट्रपति को अतिरिक्त समाधान शक्तियाँ दे रहे हो। या न्यायालय ने जो मतलब आर्टिकल 50 क्या कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। अब राष्ट्रपति किसके अंदर आता है, कार्यपालिका के अंदर, और न्यायपालिका किसके अंदर आती है, न्यायपालिका के अंदर। तो अब तुम क्या, न्यायपालिका काम क्या है, न्याय देना, सजा देना या रोकना या ऐसा करना। अब ये काम कौन कर रहा है, कार्यपालिका का। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर है क्या, इसका क्या हो रहा है, उल्लंघन। ऐसी बातें कौन करते हैं, ये विपक्ष के अंदर करते हैं। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि कार्यपालिका को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई। कि ये क्या है, आर्टिकल 50 का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। कार्यपालिका को कौन सी शक्तियाँ दे रहे हो तुम, न्यायिक शक्तियाँ। तो अच्छी बात है ये, ऐसे ही बात करते हैं। फिर न्यायपालिका की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्णय न्यायपालिका के निर्णय से अलग हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति बिना किसी जांच के अपना निर्णय देता है। अब ये बोल रहा है कि ये न्यायालय की आर्टिकल 19 के अंदर क्या है कि कंटेम्प्ट टू कोर्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, न्यायालय की क्या नहीं होगी, अवमानना नहीं होगी। अब तुम किसी व्यक्ति को, अब न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया, क्या दिया, उसकी सारे डॉक्यूमेंट्स को देख मतलब जो भी सबूत मिले, जो गवाह मिले, इनके आधार पर क्या दिया, मृत्युदंड। और राष्ट्रपति आता है कि बोलता है कि इसको क्षमा किया जाता है, पूर्णतः क्षमा किया जाता है। अब ये न्यायालय की गरिमा को चोट नहीं है क्या, न्यायालय ने तो क्या दिया, उसको किसी को पनिश किया और तुमने क्या कर दिया, उसको क्षमा कर दिया। तो उसकी क्या है, उसकी डिग्निटी के खिलाफ क्या है, चोट है। तो ये अच्छी बात है क्या। तो ऐसे एक ये लगाते हैं। और राष्ट्रपति कोई मतलब अगर उसको क्षमा कर दिया तो उसका कारण बताने के लिए भी क्या नहीं है, बाध्य नहीं है, और कोई जांच भी नहीं करता, अपना निर्णय दे देता है। तो ये बात सही है, गलत है, गलत है। ये विपक्ष के अंदर ऐसे हैं। फिर राष्ट्रपति के पास अधिकांश दया याचिकाएं लंबे समय तक लंबित पड़ी रहती हैं, जिससे न्याय मांगने वालों पर अपराधी दोनों का अधिकारों का हनन होता है। हमने आर्टिकल 21 पढ़ा। आर्टिकल 21 के अंदर कौन सी उनके अंदर मेंशन है कि न्यायालय जल्दी से जल्दी, कोई भी जल्दी से जल्दी सजा पाने का क्या है, उसे अधिकार है। और जेल के अंदर भी उसके पास मानवीय तरीके से क्या हो, व्यवहार हो, ऐसा आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन किया है। लेकिन कोई याचिका आज दायर की, किसने, विकास ने कोई याचिका दायर की, इसके ऊपर केस लग गया, इसको मृत्युदंड की सजा होगी या मतलब आजीवन कारावास है। अब इसने किसके पास याचिका भेजी, राष्ट्रपति। अब 4 साल हो गई, राष्ट्रपति उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो आर्टिकल 21 का नहीं हो रहा है क्या। तो इसके तो राष्ट्रपति के पास अधिकांश याचिकाएं लंबे समय तक क्या होती हैं, पड़ी रहती हैं। तो जो न्याय मांगने वाले का अधिकारों का क्या होता है, हनन होता है। तो क्यों दे रखी है ये। फिर राजनीतिक उद्देश्य के लिए इसका क्या दुरुपयोग किया जाता है। राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए भी इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को जेल के अंदर डाल दिया गया, उसको न्यायालय ने क्या दे दी, सजा दे दी, लेकिन चुनाव चल रहे हैं। अब उस व्यक्ति को निकालने से ऐसा हो सकता है वो पार्टी जीत सकती है, तो वो क्या करें, राष्ट्रपति की पावर का प्रयोग करके उस व्यक्ति को जेल से बाहर निकाल दें और बाद के अंदर पार्टी के अंदर आए। तो इसका क्या किया जा सकता है, राजनीतिक दुरुपयोग भी किया जा सकता है। ऐसी शक्तियों को क्यों देना। तो ये सारी क्या थी, इसके अंदर डिबेट थी। पक्ष के अंदर क्या थे, पक्ष के अंदर तो एक तो कहना कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, एक तो संविधान के अंदर उल्लेख है और संविधान निर्माताओं की मतलब भावनाओं के क्या अनुरूप है।
एक है कि भारत के अंदर दया का गुण क्या होता है, महान होता है, और क्या न्याय के अधिक चरण हो वो क्या होता है, ज्यादा सही होता है। 99 अपराधियों को सजा नहीं मिले वो चले, लेकिन एक भी निर्दोष को क्या नहीं मिलनी चाहिए, सजा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे क्या होना चाहिए भारत के आदर्श है। और तो ये सारी और कभी कभी बार न्यायालय की भूल को सुधारने के लिए भी क्या किया जा सकता है इसको, और न्यायालय भी से क्या मानता है, वेद मानता है, वेद मानता है, जो मतलब सही मानता है। ये सारे थे। विपक्ष के अंदर क्या है, विपक्ष बोलता है कि ये क्या कौन सी औपनिवेशिक काल की व्यवस्था है। अंग्रेज पहले अपने आदमियों को बचाने के लिए ऐसी प्रावधान किया करते थे, और शक्ति पृथक्करण का क्या करा है, उल्लंघन करा है। कोई व्यक्ति क्या सजा याचिका लंबे समय तक पड़ी रहती है, उसके अधिकारों क्या होता है, हनन होता है। आर्टिकल 21 का क्या होता है, हनन होता है। आर्टिकल 19 कंटेम्प्ट टू कोर्ट, इसमें न्यायालय की क्या होती है, अवमानना। न्यायालय के अवमानना, कोई व्यक्ति न्यायालय ने क्या दिया, मृत्युदंड दिया, आपने उसको क्षमा कर दिया तो उसकी गरिमा को क्या पहुंचती है, और तो ये सारी चीजें इसके अंदर तरह के अंदर। और राजनीतिक दल इसके अपना स्वार्थ के लिए भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। आए समझ में? ये क्या है, डिबेट। अगर कभी भी पूछ ले, मतलब ऐसे तो पूछेंगे नहीं, कहाँ पे पूछेंगे तेरे आपको, वहाँ पे पूछेंगे जहाँ पे मेंस के अंदर। और बहुत ही अच्छा क्या है, डिबेट है ये, मतलब तो समझ में आई। चले आगे। अब ये राज्यपाल को भी समाधान की शक्ति है, इसके अंदर भी देखो राष्ट्रपति और राज्यपाल को दोनों को क्या है, समाधान की क्या है, शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के अंदर है, और राज्यपाल को आर्टिकल 161 के अंदर। मिल गई क्या, मिल गई है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की समाधान शक्ति है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को क्या है, समाधान शक्ति है। संघ के अंदर तो किसको है, राष्ट्रपति को। स्टेट के अंदर किसको है, राज्यपाल को। आर्टिकल 72 के अंदर तो किसके हैं, राष्ट्रपति। और आर्टिकल 161 के अंदर किसके हैं, गवर्नर की शपथ कितने के अंदर है, गवर्नर की शपथ 159 के अंदर। और राष्ट्रपति की शपथ किसके अंदर है, 60। उपराष्ट्रपति की किसके अंदर है, 69। तो चलो गवर्नर की 159 है ना। राष्ट्रपति संघीय कानूनों के उल्लंघन पर यदि किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, समाधान शक्ति का। अगर किसके, संघीय कानून के, यूनियन के कानून के आधार पर, सेंटर के लॉ के आधार पर किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, दंड पनिश किया जाता है, तो उसे राष्ट्रपति अपनी शक्ति का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। अब है आर्टिकल 161 के अंदर राज्यपाल की शक्ति। राज्य कानून के उल्लंघन पर यदि किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है, तो राज्यपाल अपनी शक्ति का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। संघ के कानून के उल्लंघन पर तो कौन कर सकता है अपनी शक्ति का प्रयोग, और राज्य के कानून के उल्लंघन पर कौन कर सकता है अपनी शक्ति का प्रयोग, राज्यपाल अपनी शक्ति का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। पहली तो ये है। फिर दूसरा, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। हालांकि राज्यपाल लघुकरण एवं परिविलंब शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। लघुकरण के अंदर क्या करते हैं, नेचर को चेंज, क्षमा तो नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति को कैपिटल क्या दे दिए गए, पनिशमेंट दिए गए, तो वो क्या नहीं कर सकता, मृत्युदंड दे दी राज्यपाल, मतलब तो उसको क्या नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन अपनी दो शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। एक तो लघुकरण, लघुकरण के अंदर प्रकृति की सजा की प्रकृति को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। मृत्युदंड से क्या कर देगा, आजीवन कारावास, क्या कर देगा, आजीवन, या परिविलंब का प्रयोग करके मृत्युदंड को थोड़े दिनों के लिए क्या कर देगा, अस्थायी से रूप से क्या कर देगा, रोक देगा। लेकिन मृत्युदंड को क्या नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता, राज्यपाल। ये क्या है, अंतर है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को राज्य के अंदर क्या हुआ, अब राज्य के अंदर क्या दे दिया, किसी को मृत्युदंड दे दिया, तो उसने राज्यपाल से अपील की, दया की, तो वो मृत्युदंड को क्या नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन उसको क्षमा करवाना है तो वो किसके पास याचिका भेजे, राष्ट्रपति के पास।
तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्या नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता। वो अपनी दो शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कौन सी की, लघुकरण और परिविलंब। लघुकरण के अंदर तो जो सजा की प्रकृति को क्या कर देते हैं, चेंज, और परिविलंब को सजा को अस्थायी रूप से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। फिर 3 के अंदर राष्ट्रपति की शक्तियां सैनिक न्यायालय के निर्णयों पर भी लागू होती हैं। किसके निर्णयों पर लागू होती हैं, सैनिक निर्णयों पर भी लागू होती है राष्ट्रपति की। लेकिन राज्यपाल की शक्तियां सैनिक न्यायालय पर लागू नहीं होती। इसके अंदर क्या अंतर, कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो सैनिक न्यायालय के ऊपर भी, सेना के अलग से न्यायालय होते हैं, उनके ऊपर भी अगर क्या होता है, राष्ट्रपति की क्या होती है, शक्तियां लागू होती है। राज्यपाल की सैनिक न्यायालयों पर कोई शक्ति लागू नहीं होगी। फिर है राष्ट्रपति की समाधान शक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय। अब ये सारी डिबेट चल रही थी, क्या चल रही थी, सारी डिबेट। कौन सी, पक्ष और विपक्ष के अंदर शक्तियाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फिर बाद के अंदर इतनी डिबेट चलती रही तो जो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दिया, अपने कुछ निर्णय दिए। तो क्या बताया कवि ने, ये देखो, दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति के मौखिक सुनवाई का अधिकार है, क्योंकि इसकी प्रकृति प्रशासनिक है, न्यायिक नहीं है। कि क्या बोल रहा है, दया याचिका करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति को ओनली मौखिक सुनवाई कर सकता है, ओनली मतलब लिख के ऐसे पूछ सकता है कि क्या क्या किया, अपने पास डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है, ये सारी चीज़ें मौखिक रूप से, मोरल रूप से। कोई उसको ऐसे नहीं कर सकता है, तो उन्हें कोर्ट लगा लिया और फिर बाद के अंदर ला तेरे सबूत ला, तेरे गवाह ला, और फिर बाद के अंदर तू आ जाए यहाँ पे, और बाद में न्यायालय की तरह क्या नहीं कर सकता, ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। ओनली कैसे कर सकता है, मौखिक रूप से सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, ऐसे कर सकता है। दया की याचिका करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से क्या है, मौखिक सुनवाई का अधिकार है, नहीं। अब मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या है, प्रशासनिक है, न्यायिक नहीं है। कि उसकी ऐसे न्यायालय की तरह कुछ भी नहीं करेगा, ओनली डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है, ओनली और सारे क्या कर सकता है, ऐसे कुछ जांच करके क्या कर सकता है, न्यायालय की तरह क्या नहीं कर सकता, कोर्ट बैठा के ऐसे क्या नहीं कर सकता, सुनवाई नहीं कर सकता। तो ये दया की याचिका करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। क्योंकि अब कोई ऐसे दया की याचिका भेजा, वो कोई सोच रहा होगा राष्ट्रपति के पास अब मैं जाऊँगा और अपनी बातें रखूँगा और ये ऐसा कुछ करूँगा, तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तूने याचिका दे दी तो राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति है, अगर वो चाहे तो क्या कर सकता है, तुझे क्षमा कर सकता है, और नहीं चाहे तो नहीं कर सकता। तू उसके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, ऐसे कुछ वक्तव्य देकर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसे, एडमिनिस्ट्रेटिव है, ना कि जुडिशियल। ऐसे नहीं है, तो ऐसे यदि राष्ट्रपति ने दया याचिका को खारिज कर दिया है तो सजा के क्रियान्वयन को रोकने के लिए पुनः आवेदन नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति ने क्या बोली, याचिका भेजी राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ने उसे क्या कर दी, खारिज कर दी, तो क्रिया अब उस सजा, जब राष्ट्रपति के पास याचिका रहती है तब तक क्या नहीं होता, थोड़ी बहुत सजा, तो सजा के क्रियान्वयन को रोकने के लिए पुनः आवेदन नहीं किया जा सकता। अब किसी व्यक्ति को क्या देते हैं, सजा, अगर राष्ट्रपति के पास याचिका भेजी हो तो होता है कि मेरी याचिका भेजी है, राष्ट्रपति मुझे क्या कर सकते हैं, क्षमा भी कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति ने अगर खारिज ही कर दिया तो बाद के अंदर जो अब उसको सजा लगने वाली है वो लगेगी, रुकेगी नहीं, कि सजा को लगवाने के लिए वो वापस याचिका नहीं भेज सकता, ओनली एक बार भेज सकता है। अगर राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया, तो उसको सजा होगी। ये किसके निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के। राष्ट्रपति प्रमाण, साक्ष्य पुनः अध्ययन कर सकता है और उनका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, थोड़े साक्ष्य बुला सकता है अपने पास और प्रमाण, और अपना अध्ययन करके क्या कर सकता है, उसको क्षमा कर सकता है। तो मतलब न्यायालय से क्या होगा, उसका विचार अलग हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं न्यायालय ने सजा दी है तो वो उसको लागू ही रखे, उसको क्या कर सकता है, क्षमा भी कर सकता है। तो राष्ट्रपति ओनली क्या मंगा सकता है, प्रमाण और साक्ष्य, और उसका क्या कर सकता है, पुनःअध्ययन का मतलब एक बार अध्ययन तो किसने कर लिया, न्यायालय ने कर लिया, और दोबारा राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मतलब थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स मंगा के क्या कर सकता है, उनको अध्ययन कर सकता है और अपनी क्या दे सकता है, विचार प्रकट कर सकता है, और उसका विचार न्यायालय से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। इसके अंदर कोई भी विरोध नहीं करेगा। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से करेगा। किसके परामर्श से करेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से करेगा इस शक्ति का प्रयोग। राष्ट्रपति अपने आदेश को कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन दया है, ये उसके ऊपर कोई क्या नहीं है,
मतलब प्रेशराइज करके नहीं है। अगर उसको इसको वह था ना, मेरे को जच्चे तो मैं मेरी शादी में भी जाऊं या जाऊं नहीं जाऊं, मैं मेरी बारात में भी जाऊं तो जाऊं या नहीं जाऊं, ऐसी क्या है शक्ति है किसके पास, राष्ट्रपति। कौन सी, विवेकाधीन शक्ति। अब उसके ऊपर तुम प्रेशराइज नहीं कर सकते कि तुम राष्ट्रपति को आदेश दो कि इसके ऊपर क्या सुनवाई कर, अरे मेरी जच्ची तो क्या करूँगा, सुनवाई करूँगा नहीं करूँगा, क्या है मेरी ये विवेकाधीन दया है। तो राष्ट्रपति आदेश के कारण बताने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति कौन सी दया है, विवेकाधीन दया। राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई भी दिशा निर्देश करने की आवश्यकता नहीं है। कि सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं करे, कोई भी दिशा निर्देश नहीं है कि तू इस प्रकार से क्या दे, सजा दे या तू क्षमा कर, तो ऐसा ही करेगा तो फिर विवेकाधीन शक्ति हुई क्या। विवेकाधीन का मतलब जो मेरे जच्चे वो करूं, मेरी बारात में मैं नहीं जाऊं तो भी नहीं जाऊं तो भी, ऐसी शक्ति को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, विवेकाधीन शक्ति। अगर उसको क्या कर देंगे, दिशा निर्देश दे देंगे तो विवेकाधीन रही क्या वो, ऐसी। तो राष्ट्रपति की शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 13 के अंदर क्या की जा सकती है, मतलब एक तो मूल अधिकारों को नहीं किया जाता, वो न्यायिक शक्ति क्या देता है, पावर देता है समीक्षा करने की, कि क्या करना, कोई भी कानून बना, अगर कोई भी सजा दी, अगर वो सजा क्यों दी या क्षमा क्यों किया, उसके ऊपर कोई बैठक नहीं बुलाई जाती। न्यायालय कुछ भी ऐसी समीक्षा नहीं कर सकता कि तूने क्यों दी क्यों नहीं दी, ऐसा क्यों है, क्योंकि वो एक विवेकाधीन दया है। पर उसका विशेषाधिकार नहीं है, राष्ट्रपति का क्या नहीं है, ये विशेषाधिकार नहीं है दया देना, इसलिए इसका प्रयोग कर्तव्य निर्वहन के लिए वह जनहित में किया जाना चाहिए। थोड़ी बहुत मॉरल ड्यूटी है किसके ऊपर, राष्ट्रपति कि उसका प्रयोग, ये तेरा कोई विशेषाधिकार नहीं है। ये क्या है, तू जन साधारण के हित के अंदर क्या दे, अपना कर्तव्य पालन के लिए क्या दे, अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जन साधारण के हित के अंदर क्या दे, निर्णय दे। यदि राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेक रहित या दुर्भावना या भेदभावपूर्ण हो तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर न्यायालय ने या राष्ट्रपति ने कैसा निर्णय दिया कि जो पहले से लग रहा है कि ये क्या है, भेदभाव वाला है, या क्या है, विवेक रहित है, या स्वेच्छाचारी है, या दुर्भावना से दिया गया है, तो उसके ऊपर क्या की जा सकती है, समीक्षा की जा सकती है। मतलब सबको पता है कि ये व्यक्ति को छोड़ने से न्यायालय ने क्या दिया, किसी व्यक्ति को क्या दे दिया, मृत्युदंड दे दिया, और बाद के अंदर उसने याचिका दायर की कहाँ पे, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति ने उसको क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। लेकिन पूरे भारत को पता है अगर इस व्यक्ति को क्षमा कर दिया है तो ये 100 जनों को और मारेगा, सबको पता है, दुर्भावना है, सबको पता है, तो ये क्या है, विवेक रहित क्या है, उसकी समय। अगर ऐसी कोई वो दे दी तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती। तो बस ये डिबेट खत्म हो गया, समझ में आई। तो राष्ट्रपति का आर्टिकल 72 के अंदर क्या दी गई है, विवेकाधीन कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के, और उसके अंदर पक्ष और विपक्ष के अंदर क्या है, डिबेट है। विपक्ष के अंदर क्या है कि संवैधानिक क्या है, प्रावधान है, तो ये संविधान के निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप है। अगर एक 99 दोषियों को क्या दी जाती है, छूट दे दी जाए, लेकिन एक भी निर्दोष को क्या नहीं मिलनी चाहिए, सजा। दया का गुण है वो क्या है, महान गुण है। और बाद के अंदर क्या किया गया, अगर न्यायिक चरण क्या हो ज्यादा हो तो क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। कभी न्यायालय की भूल भी हो जाए तो उसको क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, और आपातकालीन स्थिति के अंदर भी इसका क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। अब पक्ष के अंदर, जो विपक्ष के अंदर क्या है कि औपनिवेशिक काल की क्या है, व्यवस्था है। अंग्रेज इसका प्रयोग पहले अपने आदमियों को बचाने के लिए क्या करते थे, लेकिन अभी भी तुम ये शक्ति देके, मतलब सरकार भी अपने आदमियों को क्या करना चाहती है, बचाना चाहती है। कौन सी व्यवस्था है, और एक शक्ति पृथक्करण, आर्टिकल 50 का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। कार्यपालिका को किसकी शक्ति दे दी, न्यायालय की शक्तियां। तो आर्टिकल 50 का, आर्टिकल 21 का, किसी व्यक्ति याचिका बहुत दिन तक क्या रहती है, पड़ी रहती है, तो उससे क्या होता है, व्यक्तिगत अधिकारों का क्या होता है, हनन होता है। फिर आर्टिकल 19 के अंदर कंटेम्प्ट टू कोर्ट, न्यायालय के अवमानना का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन न्यायालय की अवमानना क्या करें, राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, मृत्युदंड दिया और उसको क्षमा कर दिया, तो न्यायालय क्या होगी, ये अवमानना होगी। इस प्रकार से राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। ये सारी इसके अंदर अच्छी खासी डिबेट है, ये अच्छी तरीके से दिमाग में रहनी चाहिए। फिर आर्टिकल 73, कौन सा आर्टिकल है, 73, संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। कौन सी,
संघ की जो यूनियन की कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनका क्या है विस्तार। एक्सपेंड, उनको क्या किया गया विस्तार कहाँ तक है, हाँ एक्सटेंशंस एक्सपेंड जो भी, हाँ। जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है, अब कौन कौन सी शक्तियों को क्या करेंगे बढ़ाएंगे, जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की क्या है शक्ति है, उसमें संसद क्या कर सकती है, शक्तियों में क्या कर सकती है, पावर को क्या कर सकती है बढ़ा सकती है, क्या कर सकती है एक्सपेंड कर सकती है शक्तियों को। कौन से विषय जो आपने अनुसूची पढ़ी कौन सी 7वीं, क्या है अनुसूची 7 के अंदर संघ यूनियन एंड सेपरेटली संघ की शक्तियाँ, राज्य की शक्तियाँ और समवर्ती सूची, उसके अंदर 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ के विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की क्या है शक्ति है, इसके अंदर पावर को क्या कर सकती है बढ़ा सकती है। क्या राज्य सूची के अंदर जो विषय दिए गए उनके आधार पर भी अपनी शक्ति बढ़ा सकती है क्या, नहीं बढ़ा सकती, ओनली किन विषयों के ऊपर, संघ के ऊपर। तो समझ में आया, जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उसमें क्या कर सकती है अपनी शक्तियों का विस्तार कर सकती है। किसी भी संधि या समझौते के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त शक्तियाँ, कोई भी भारत के अंदर क्या संधि या समझौता हो गया, क्या हो गया संधि या समझौता हो गया, उसके आधार पर भारत सरकार को क्या मिली है मतलब अधिकार मिला है कानून बनाने का, ये तो उसके ऊपर क्या बना सकता है कानून बना सकता है और अपने अधिकार शक्ति को बढ़ा सकता है। तो कौन से विषयों पर बढ़ा सकता है आर्टिकल 73 के अनुसार, पहले के अंदर तो जिन विषयों के अंदर केंद्र सरकार को कानून बनाने या संधि या विधि बनाने का अधिकार है उन पे क्या कर सकता है अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता है। और किसी या संधि या समझौते के आधार पर क्या मिल गई उसको पावर, उनके आधार पर अपने जो पावर है उसको क्या कर सकता है एक्सपेंशन कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, अपनी शक्तियों को क्या कर सकता है पावर को एक्सपेंड कर सकता है। तो ये एक्सटेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, मैटर्स इन विच द पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ, कौन से मैटर जिनके अंदर पार्लियामेंट क्या बनाती है लॉ, तो वो पावर क्या कर सकती है अपने एक्सपेंड कर सकती है किसको अपनी पावर को। पावर रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन थॉट एंड ट्रीटी एंड एग्रीमेंट, क्या ट्रीटी और एग्रीमेंट के आधार पर उसको क्या मिल गई हो पावर, कोई पावर रिसीव हो गई तो उसके आधार पर क्या कर सकती है अपनी एक्सपेंड कर सकती है किसको अपनी पावर्स को। संघ की कार्यपालिक शक्तियों का विस्तार हुआ है आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 पहले ही बता दिया। आर्टिकल 74 के अंदर क्या है मंत्री परिषद सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। पहले आर्टिकल 74 के अंदर एक ही बात लिखी हुई थी ओनली कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख क्या होगा प्रधानमंत्री होगा। पहले ये बात लिखी हुई थी ओनली, जो संविधान 1947 के अंदर जो संविधान बनाना स्टार्ट हुआ जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तब मूल संविधान के अंदर कौन सी बात थी ओनली एक बात, क्या थी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा प्रधानमंत्री होगा। लेकिन बाद में हमने कौन सा संविधान संशोधन किया 42वां संविधान संशोधन 1906, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से क्या करेगा कार्य करेगा, क्या करेगा सलाह से क्या करेगा राष्ट्र। अब राष्ट्रपति की शक्ति को क्या कर दिया गया छोटा कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, कम कर दी गई, क्या कर दिया गया लिमिटेड। अब ऐसे ही क्या किया आर्टिकल 200 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को क्या किया कम किया। ओनली उसकी विवेका मतलब वो थी कि पहले कोई चीज़ मेंशन नहीं थी वहाँ पे, वो 3 महीने के अंदर दे 4 महीने में दिया। अब जैसे कम किया ऐसे ही 42वां संविधान संशोधन करके 1976 के अंदर क्या कर दिया कि राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो किसकी सलाह पर करेगा मंत्री परिषद की सलाह। पहले आर्टिकल 74 में क्या मेंशन थी एक बात राष्ट्रपति की सलाह मंत्री परिषद कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होगा प्रधानमंत्री होगा। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 करके क्या कर दिया उन्होंने कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर एडवाइस से काम करेगा मंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर एडवाइस पे क्या करेगा काम करेगा। फिर 44वां संविधान 1978 में एक शक्ति और जोड़ेगी, एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजे सकता है। अगर कोई क्या किया मंत्री परिषद ने कोई वो कर दिया तो उस मंत्री एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। थोड़ी सी मतलब पावर एक बार ज़्यादा कम हो गई थोड़ा सा बैलेंस करने का, लेकिन एक बार क्या भेज सकते हैं पुनर्विचार। लेकिन दोबारा आ गई तो नहीं कर सकते, दोबारा आ गई तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये किसके अंदर है आर्टिकल 74 में और 42वां संविधान संशोधन दो रखे हैं। तो क्या होगी
3 shall be council of minister add and advise the president headed by a prime minister. क्या होगा? क्या हो गया ऐसे? There shall be a council 3 बोल देगा. There shall be council of minister to add and advise the president headed by a prime minister. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो कौन करेगा? सलाह पर काम कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की राष्ट्रपति करेगा, जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा. और इसमें 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत द प्रेसिडेंट विल डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इसके अंदर किसकी एडवाइस पे काम करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की. फिर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर ओनली वन. एक बार क्या कर सकता है? जो उसकी रिक्वेस्ट है, जो मतलब उसको क्या कर सकता है? रिटर्न कर सकता है. क्या कर सकता है? रिटर्न कर सकता है. किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो सलाह दी है उसको एक बार क्या बोल सकता है कि तुम एक बार और सलाह कर लो. ऐसा क्या कर सकता है? बोल सकता है. थोड़ा बहुत बताऊंगी तुम्हें कांग्रेस के बारे में मेरे से. 1952 के अंदर किसकी सरकार आई? 1970 के अंदर भी किसकी थी? 75 के अंदर भी किसकी थी? 77 के अंदर भी किसकी थी? लेकिन बाद के अंदर जनता पार्टी की आई. बाद के अंदर क्या हुआ? जनता पार्टी 1976 के अंदर क्या किया? 1971 के अंदर जो क्या दिया? इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया. क्या दिया? गरीबी हटाओ. पहली बार भारतीय लोगों को पता चला कि गरीबी हट सकती है. कि गरीबी नाम, पहले तो क्या हो गए थे, इसके आदी हो गए थे कि गरीबी नाम की कोई चीज़ है जो हमारे साथ ही रहेगी, हमारे पूर्वजों से मिली है और हमारे जीवन भर तक क्या रहेगी? साथ ही रहेगी. लेकिन पहली बार इंदिरा गांधी ने क्या लगाया? नारा. क्या लगाया? कि गरीबी हटाओ. तो बाद के अंदर क्या किया लोगों ने कि गरीबी हट सकती है, तो बढ़ चढ़ के क्या किया? इंदिरा का समर्थन किया. क्या किया? फिर बाद के अंदर सत्ता के अंदर कौन आ गई? इंदिरा गांधी. जिसका विरोध कौन कर रहे थे? उसी पार्टी के लोग. क्या कर रहे थे? उसी पार्टी के लोग. उसको क्या बताते थे? गुड़िया, गूंगी गुड़िया. अरे ये क्वेश्चन भी आया था सीटी के अंदर, पूछ ही लिया कि गूंगी गुड़िया किसे कहते थे वो. हाँ भी. फिर जो बाद के अंदर अब उसके अंदर ज़्यादा पार्टी के अंदर क्या हो गया था? विरोध ज़्यादा हो गया था. इंदिरा गांधी क्या हो रही थी? हटने वाली हो रही थी. तो उसने क्या किया? क्या कर दिया? आपातकाल लगा दिया. किसके लिए? अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए. 1976 के अंदर क्या लगा दिया? 1975 और 76 के अंदर क्या चला? 75 और 76 के अंदर क्या चला? 2 साल तक क्या चला? आपातकाल चला. जब उनको छोड़ा गया, जब आपातकाल हटा तो पूरे भारत के अंदर क्या था? आक्रोश था कि कैसे कर दिया है. ऐसी भारत की आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया गया और ऐसे सारे वो कर दिया. बस ओनली एक चीज़ हुई कि लोग ऑफिस पर क्या आने लगे? टाइम से आने. पहली बार जो आज लेट हो जाते ना ऑफिस के अंदर, पहली बार जो 2 साल के अंदर देखा गया कि कोई भी आदमी क्या नहीं होता था? लेट नहीं होता. लेट हुआ तो मतलब उसकी क्या हुई? नौकरी गई. ऐसे तुरंत प्रभाव लिए जाते थे क्योंकि किसी भी प्रोसीजर को क्या नहीं करना है? फॉलो नहीं करना है. सीधा क्या करो? एक्शन दो. लेकिन क्या जनता पर क्या हुआ? जो निर्दोष लोग थे उनको क्या कर दिया गया? जेल के अंदर डाल दिया गया. जो प्रतिपक्ष के क्या थे? नेता थे उनके. फिर बाद के अंदर 1977 के अंदर जनता दल ने क्या बनाया? अपना जनता दल बना के, और बाद के अंदर उन्होंने चुनाव लड़े और जनता दल क्या गया? इसके अंदर आ गया. लेकिन बाद के अंदर थोड़े दिनों बाद के अंदर जनता दल भी क्या हो गया? बाद में री-इलेक्शन दोबारा चुनाव हुए तो उसके अंदर वापस से कौन आ गई? इंदिरा गांधी आ गई. फिर बाद में 1990 के अंदर क्या बना लिया उन्होंने? गठबंधन बना लिया. किन्होंने? कांग्रेस वालों ने. फिर 2014 तक उनका गठबंधन चला और बाद में किसकी सरकार आ गई? भाई और बहनों, किसकी आ गई? प्रधानमंत्री कौन आ गए? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. जब तक आ गए ऐसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी. तो वैसे ऐसा थोड़ा बहुत. 1952 से 1970 तक लगातार किसकी सरकार थी? डेवलपमेंट इधर 1952 से 1970 तक लगातार किसकी सरकार थी? कांग्रेस की. तो आज क्या हुआ कि जो आज़ादी के बाद में लगातार 1970 तक उसकी क्या थी? सरकार थी. आज देखे जा रहे हैं उनकी क्या हो रही है? जमानत जब्त होती जा रही है. और क्या किया? 3 बार के अंदर मिलके क्या नहीं कर पाए? अब की बार 100 का आंकड़ा छू पाए. नहीं तो 100 का आंकड़ा भी अब की बार भी 100 से नीचे रह गया क्या?
हाँ, तो अब की बार भी क्या नहीं पाई, 100 का आंकड़ा छू नहीं पा रही, जो पार्टी 1970 तक क्या थी, शासन के अंदर थी। तो ऐसी क्या दुर्गति, उसके विषय पर क्या करनी है आपको, चर्चा करनी है, खुद को ही करनी है, बताएंगे। उसमें है डोमिनेंस। हाँ वो तो। फिर आर्टिकल 75, आर्टिकल 72 के अंदर तो समाधान की शक्ति है, कितने प्रकार की शक्ति है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी है, एक तो क्षमा, एक लघुकरण, एक परिहार, एक विराम, एक परिविलंब, ये 5 प्रकार की। फिर इसके पक्ष और विपक्ष के अंदर क्या है, डिबेट है। फिर बाद के अंदर जो समाधान की शक्तियाँ जो प्रेसिडेंट की है वो कौन से आर्टिकल में, 72, और उसकी किसके अंदर है, राज्यपाल की 161, 161 के अंदर राज्यपाल की क्या है, क्या राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है क्या, सैनिक न्यायालय के अंदर हस्तक्षेप कर सकता है क्या, राष्ट्रपति कर सकता है क्या, मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है क्या, ये सारी चीजें किसके अंदर थी, उसके अंदर। अब आर्टिकल 74 के अंदर क्या था, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका पीएम, जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, और किसकी सलाह पर काम करेगी, मंत्रिपरिषद। कब जोड़ा गया ये बात, पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, ये कब, 78 में। अब आर्टिकल 75, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। 75 पे और क्वेश्चन आया किसके अंदर, जेल प्रहरी के अंदर, किसके अंदर आया, जेल प्रहरी के अंदर। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है ये बात, 75 के अंदर, किसके अंदर, 75 के अंदर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। किसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह से। और राष्ट्रपति की तो नियुक्ति सीधी कौन करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति हाँ, तो राष्ट्रपति कौन करेगा, और सीजीआई की कौन करेगा, वो तो वैसे अपॉइंट होता है, सीजीआई की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो तो अपॉइंट तो होता है ऐसे। तो ऐसे कोई भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जो आए उसका बोल दिया करो, तुम क्या सही कराने में लग जाते हो। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कोई भी आए तो ध्यान रखो, तो कौन करता है, प्रधानमंत्री कौन करता है, राष्ट्रपति कौन करता है, सीजीआई कौन करता है, राज्यपाल की कौन करता है, ऐसे। मुख्यमंत्री कौन करता है, राज्यपाल, ऐसे। तो पॉलिटी के अंदर तुम बहुत ज्ञानी बन चुके हो थोड़े दिन के अंदर, बस राष्ट्र ज्ञानी। तो जेल प्रेरी के क्वेश्चन यहाँ से था, समझ में आया, तो मैं बताया आगे आ जाएंगे। तो क्या करके आया इसमें, एक महीने में वो करेगा सांसद एमपी। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों से 15% से अधिक नहीं हो सकती। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अंदर ये बात ऐड कर दी गई। क्यों ऐड करनी पड़ी, कि पहले मंत्रियों की संख्या 200 क्या बन रहे, मंत्री बन रहे, अरे 200 मंत्री बन रहे, सारे बन जाओ, फिर कोई डिसीजन अच्छी तरीके से हो पाएगा क्या। अब ओनली जो लोकसभा की जो सदस्य संख्या कितनी है इस टाइम के अंदर, 550। कितनी है, 550 का 15% लगभग 80 के मतलब 80 सीटें आती हैं। अब 80 के अंदर क्या बन सकते हो तुम, मंत्री बन सकते हो। 550 का वो काट 15% निकाल, और कब आए जितनी सीट आएंगे उतने क्या बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो। क्या बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो। नहीं चल रहा है क्या, दूसरा ले ले, चल रहा है ना। तो ये चलाओ, ये चला दिखा, ये और ये तो 15% तो निकाल लो, चलो 15%, 15 एकम 15 दूनी 30, 15 30 45, 15 चौक 15 चौक 60, 15 5 75, 15 छिकी 90, और फिर बाद के अंदर 15 और बच गए, तो इनको जोड़ो 0 8 8 8 16 8 4 8 4 8 4 8 56, 8 8 16 8 4 8 4 8 4 8 48 56, ये कितनी सीट हो गई, 560। तो लगभग इसके अंदर क्या करनी है, हमें कम करनी है,
क्योंकि 10 ही रहे थे तो लगभग 10 की कितनी होगी 40 तो 45 ऐसे 95 हो गए। ऐसे तो लगभग कितने बनेंगे 80 80 बनेंगे। कितने बनेंगे 80 ऐसे क्या बनेंगे 80 क्योंकि 90 के बाद में कितने बचे थे 10 ही तो 15 हो गए। 10 ही बनेंगे। अरे ऐसे नहीं बता रहा कि जैसे लास्ट के अंदर के 90 हो गए थे 90 के बाद में हमने ओनली कितने जोड़े पूरे 80 जोड़े जबकि 5% क्या है हमारे पास कम है तो 5% 5 का कितना होता है कम जैसे 5 10 15 तो 30 60 90 तो 30 सीट कम कर दो ऐसे तो कितनी होंगी ओनली 50 काउंट होंगी यहाँ पे और सारी 80 तो 8 7 कितने हो रहे थे 56 हो रहे थे 56 के अंदर 3 घटा दो तो कितने होगी 53 तो ये कितने हो गए 530 के तो ये कितने 550 तो इसके समथिंग के 80 के समथिंग 81 82 के समथिंग क्या आएंगे सीटें आएंगी क्या आएंगी सीटें आएंगी उनके ऊपर क्या बन सकते हैं मंत्री अब यहाँ पे बोले यहाँ पे कितने मेंबर हैं 8 मेंबर है यहाँ पे एक बाउंडेशन रख दी जाए कि 2% आदमी क्या बनेंगे यहाँ के अध्यक्ष बनेंगे कौन 2% तो हम 8 आदमी हैं उनका 2% कितना हुआ काट लेना और बता देना 2% कितना हुआ? जैसे राजस्थान में है 1.5 राजस्थान में भी तो 15% है तो 15% है तो 200 मिलेगा 30 आदमी जैसे 100 आदमियों का 15% कितना होगा 15 आदमी 200 आदमियों का 15% कितना होगा 30 आदमी 300 आदमियों का कितना होगा 45 और 400 आदमियों का 90 60 60 है और 500 का पीछे अच्छा कबल वगैरह ना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करेगा नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की क्या करेगा नियुक्ति प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा में लोकसभा की कुल संख्या का 15% क्या बन सकते हैं मंत्री राजस्थान के अंदर भी कुल संख्या का कितना बन सकते हैं 15% और 15% बनते हैं तो कितना निकलता है 30 आदमी यहाँ पे 80 82 के तहत क्या निकलता है 80 या 82 सदस्य यहाँ पे आएंगे और कब जोड़ा गया ये बात 91वें संविधान संशोधन 2003 क्यों जोड़ी गई ये बात क्योंकि इसमें वो अब तो ओनली बाध्यता है कि 80 82 आदमी क्या बन सकते हैं मंत्री बन सकते हैं लेकिन पहले 200 आदमी तक क्या बन जाते थे मंत्री बन जाते जिससे क्या होता था कार्य कम मतलब कम इफेक्टिव तरीके से होता है डिसीजन लेते थे निर्णय लेते थे तो पूरे 10 दिन लग जाते थे जो निर्णय 5 मिनट में लग सकते थे वो कितने दिन में लगते हैं 10 दिन 200 आदमी बैठ के कोई आदमी ऐसे कर रहे हैं अब 200 आदमी बैठे तो उनके चाय पानी का खर्चा भी क्या होगा ज्यादा होगा 200 आदमी बैठे तो उनकी गाड़ियों का खर्चा भी क्या होगा ज्यादा अरे इतने संसाधन भी नहीं है हर आदमी और 200 आदमी फिर 200 मंत्रियों को क्या देनी पड़ेगी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी ऐसे सारे कंसर्न थे तो क्या मंत्रियों की संख्या को क्या करना था कम करना था तो हमने बाउंडेशन जोड़ दी कितने होने चाहिए 15% लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% क्या होना चाहिए मंत्री वही राजस्थान के अंदर है वही क्या है यूनियन के अंदर फिर दल बदल का दोषी व्यक्ति उस लोकसभा के कार्यकाल में नया चुनाव जीते बिना मंत्री नहीं बन सकता क्या अगर कोई दल बदल का दोषी है और उस लोकसभा का कार्यकाल में नया चुनाव नहीं होगा तब तक क्या नहीं बन सकता मंत्री नहीं सकता उपचुनाव करा के क्या बना लो मंत्री बना लो लेकिन अगर दल बदल का दोषी पाया गया तो मंत्री नहीं बन सकता उपचुनाव दोबारा चुनाव हुए और बाद के अंदर क्या हुआ उपचुनाव मतलब बीच के अंदर ही क्या हुआ उसके लिए क्या हुए चुनाव हुए और बाद के अंदर वो जीत गया तो बाद में क्या बनाया जा सकता है मंत्री लेकिन वैसे नहीं बनाया जा सकता अच्छा ये बात यहाँ पे आ गई कि वापस मंत्री राष्ट्रपति से प्रसाद अब ये देखो ये मंत्री कितने प्रकार के होते हैं एक तो होता है क्या होता है एक तो होता है मंत्री परिषद के अंदर तो कितने परसेंट लोग होते हैं 15% लोग एक होता है क्या होता है मंत्रिमंडल जिसके अंदर राज्य मंत्री होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं और उप मंत्री होते हैं और एक होता है मंत्रिमंडल जिसके अंदर कितने थोड़े बहुत क्या रहते हैं जैसे कृषि मंत्री हो गए जो नरेंद्र मतलब मंत्रिमंडल का आकार क्या होता है छोटा होता है फिर बाद के अंदर मंत्री परिषद का आकार सबसे बड़ा होता है फिर उससे छोटा आकार किसका होता है कोई राज्य मंत्री हो गया स्वतंत्र प्रभार उप मंत्री होगा और मंत्रिमंडल क्या होती है और भी छोटा होता है और मंत्रिमंडल में भी आजकल क्या प्रधानमंत्री ने किसकी CAS की क्या बना ली CCS की
मतलब जिसके अंदर कल परसों जो बैठक हुई, जो मैंने पढ़ा है करंट अफेयर्स के अंदर, जो सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई, वो उस मंत्रिमंडल में से क्या गए, जो मंत्रिमंडल की भी संख्या क्या है, ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने ओनली CCS के अंदर कितने आदमियों को ले लिया, 5 को। अब ये 5 आदमी में और भी जल्दी क्या उसके निर्णय हो सकते हैं। तो कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, मतलब कितने प्रकार से, एक तो मंत्रिपरिषद क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, जिसके अंदर कितने सदस्य होते हैं, 82 सदस्य होते हैं लगभग कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा के अंदर 15% निकालते हैं तब 82 सदस्य, और कितना होगा 15%, ये तो पूरे मंत्रिपरिषद ही। फिर इसके अंदर आते हैं किसके, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव, उप मंत्री, एक तो होता है राज्य मंत्री, फिर एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, एक होता है उप मंत्री का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन अब थोड़ा बहुत बाद में लाया गया है ना। राज्य मंत्री क्या होता है, ये क्या करते हैं, मंत्री जो मंत्रिमंडल है ना उसके वहाँ पे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, किसको, मंत्रिमंडल के सदस्यों को। कौन करते हैं, राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री को हेल्प कौन करता है, जो राज्य मंत्री कौन होता है, स्वतंत्र प्रभार वाले इनके अंदर ऐसे, इनके लिए क्या होते हैं, जो ये होते हैं, बस इतना ज़्यादा लोड नहीं करना इसके अंदर। 3 बातें याद करनी है इसके अंदर, ऊपर क्या करनी है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, अच्छा, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की कौन नियुक्ति करेगा, किसकी सलाह पर करेगा, और कौन है वो, मंत्री। और प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा के अंदर, 15%। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अगर कोई दल बदल का दोषी है तो बाद में वो मंत्री बन सकता है क्या, उस कार्यकाल अगले कार्यकाल में बन सकता है क्या, अगले कार्यकाल में बन सकता है। अगर उपचुनाव करवा दिए गए तो फिर भी क्या बन सकता है, बना दिया ऐसे। अच्छा, 6 माह के में मंत्री को सांसद बनना क्या होता है, आवश्यक होता है, अन्यथा मंत्री पद को क्या देना पड़ेगा, पद से। अगर 6 माह के अंदर किसी व्यक्ति को चुनाव बिना लड़े क्या बन गया, मंत्री बन गया, क्या बन गया, मंत्री, तो उसको 6 महीने के अंदर क्या करना होगा, सांसद बनना क्या होगा, आवश्यक होगा। अगर वो सांसद नहीं बना तो उसका मंत्री पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो। जैसे लोकसभा के अंदर चुनाव हुए, मैंने चुनाव नहीं लड़े, और बाद में मोदी सीधा संदेश भेजता है मेरे ऊपर यहाँ पे कि तू क्या ऐसे फॉरेन मिनिस्टर है, एस जयशंकर की तरह, कौन है तू, फॉरेन मिनिस्टर है, मेरे को क्या बना दिया, मंत्री। अब मेरे को 6 महीने के अंदर सांसद बनना होगा, क्या बनना होगा, सांसद, या तो मैं राज्यसभा में बनूँ या लोकसभा के अंदर बनूँ, क्या बनना होगा मेरे को, सांसद। या तो कहीं उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पे मेरे को खड़ा कर दिया गया और मैं जीत गया तो मैं मंत्री बना रह सकता हूँ, या राज्यसभा के अंदर मेरे को मनोनीत करवा दिया कि मैं क्या हूँ, पढ़ाई के अंदर अच्छा हूँ, कला संस्कृति के अंदर अच्छा हूँ, तो डायरेक्ट राष्ट्रपति द्वारा क्या करवा दिया, मनोनीत करवा दिया, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और मैं क्या बन गया, सांसद। अब मैं मेरे पद को क्या कर सकता हूँ, संभाल सकता हूँ 6 महीने के बाद भी। समझ में आया, 6 महीने तक तो मैं अगर चुनाव नहीं लड़ूँ तो भी क्या हो सकता है, सांसद नहीं बनूँ तो भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनूँ तो क्या कर सकता हूँ, कार्य कर सकता हूँ। लेकिन 6 महीने के बाद में अगर मेरे को कार्य करना है तो मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होगा, MP बनना होगा, सांसद बनना होगा। अगर मैं कहीं से जीत रहा हूँ तो वैसे बन सकते हो, नहीं तो राष्ट्रपति द्वारा क्या करवाई जा सकती है, मेरी नियुक्ति करवाई, किस आधार पर, कि मैं कला संस्कृति या पढ़ाई के अंदर अच्छा हूँ तो आदमी क्या लिया जा सकता है, अंदर लिया जा सकता है, सांसद बनाया जा सकता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी। मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, राष्ट्रपति के, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं, उत्तरदायी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। अब पूछे कि लोकसभा के प्रति जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, मंत्रिपरिषद, और व्यक्तिगत तरीके से राष्ट्रपति के उत्तरदायी कौन है, मंत्री। अगर सामूहिक मंत्रिपरिषद पूछते हैं तो वो किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। अगर पूछ ले एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है, ओनली एक, तो वो है राष्ट्रपति के उत्तरदायी, और सामूहिक मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, ऐसे। फिर अब क्या ये उप प्रधानमंत्री ये क्या थे, लोकसभा के प्रति, एक लोकसभा, और मंत्रिपरिषद बनेगी वो तो लोकसभा में ही बनेगी ना, वो तो फिर राज्यसभा से बन सकता है मंत्री, तो कौन, पूरी मंत्रिपरिषद। लोकसभा का नेता कौन होगा, लोकसभा का PM, लोकसभा का नेता PM होगा। अब जैसे मंत्रिपरिषद, राज्यसभा के अंदर तो कौन है,
ऐसे तो राज्यसभा से और राज्यसभा के अंदर सामूहिक जो पूरी है, जो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? लोकसभा। राज्यसभा के अंदर तो कहाँ से आए लोग? वो तो एक दो मंत्री बनाए गए हैं, पूरे मंत्री कहाँ से हैं? जैसे प्राइम मिनिस्टर था, हाँ, मनमोहन सिंह था, वो राज्यसभा से था। राज्यसभा से था और वो राज्यसभा का लीडर था। राज्यसभा का लीडर था। और लोकसभा के अंदर वहाँ पे एक लीडर अपॉइंट कर रखा था। जैसे कि अभी राज्यसभा के अंदर लीडर अपॉइंट कर रखा है हाँ, पीयूष गोयल को। हाँ, और जो लोकसभा का जो लीडर है वो है नरेंद्र मोदी। वैसे ही पहले वो उस वक्त उधर था। हाँ था। तो फिर तो मतलब प्रधानमंत्री से मतलब नहीं है पूरे अब ऐसे होता है जो चुन के है वही क्या है, जनता ने किसको भेजा है? लोकसभा के। तो जो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो लोकसभा। सीधी सी बात है। अब प्रधानमंत्री कहीं से भी बने, वो तो किसके लिए बन सकता है? कोई योग्य प्रधानमंत्री किसके यहाँ पे राज्यसभा के अंदर दिख गया तो आप क्या कर सकते हो? राज्यसभा से बना सकते हो। लेकिन सामूहिक रूप से कहाँ पे उत्तरदायी रहोगे? लोकसभा के। क्यों रहोगे? क्योंकि लोकसभा में सीधे कहाँ से आते हैं? जनता द्वारा। तो इसलिए वहाँ पे। अब मंत्रिमंडल क्या है? मंत्रिमंडल लिख रखे है क्या? देख लो फिर। कैबिनेट काउंसिल से तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो प्रधानमंत्री ये देख लो जो लोग थोड़े मंत्रिमंडल समझ में आ जाए क्या होता है। अब बात करते हैं रोज मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है, रिपोर्ट चल रही है, क्या है मंत्रिमंडल? तो ये एक संवैधानिक क्या पद है। इसका संविधान में क्या किया गया? उल्लेख किया गया। कहाँ पे? अनुच्छेद 352 के अंदर। ये मूल संविधान में ये शब्द नहीं था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा क्या कर दिया? इसको जोड़ दिया गया। किसको? मंत्रिमंडल के। मंत्रिमंडल में एक गुट होता है किसका? मंत्रियों का, जो क्या करता है? डिसीजन लेता है। कोई भी निर्णय लेना तो कौन लेके आता है? जैसे कल पहलगाम के अंदर क्या हुई घटना हुई 22 तारीख को, तो बाद के अंदर अचानक से क्या मंत्रिमंडल की क्या हुई? बैठक हुई। एक सर्वदलीय बैठक हुई, पूरे मंत्रिमंडल आई। उसके अंदर भी कुछ स्पेशल 5 आदमी आ गए, तो उसने प्रधानमंत्री ने क्या बना दी? एक कमेटी CCS, कैबिनेट सिक्योरिटी की वो मीटिंग बुलाई। और जब उन्होंने बुलाया तो फिर बाद में ऐसी क्या होती है? मंत्रिमंडल क्या होती है? उससे बड़ी होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं? मंत्री भाग लेते हैं। मेन क्या होते हैं? जैसे हमारे प्रधानमंत्री हो गए, क्या हो गए? प्रधानमंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, कृषि मंत्री हो गए। ये सारे लगभग अच्छे जो बड़े बड़े पदों पर होते हैं मंत्री, उनको क्या लेते हैं? इसके अंदर पार्टिसिपेट लेते हैं। किसके अंदर? मंत्रिमंडल के अंदर। और फिर बाद क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और इसका ये क्या है? संवैधानिक पद है। क्या है? कल हमने जो पढ़ा CCS, वो कोई संवैधानिक थी क्या? कोई सांविधिक थी? कोई कानून द्वारा बनाई गई या कोई भी उसके द्वारा? ना, ओनली किसने बनाई है? प्रधानमंत्री ने। किसने बनाई? प्रधानमंत्री। लेकिन जो मंत्रिमंडल है वो तो क्या है? संवैधानिक पद है। और इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? 352 के अंदर। 352 के अंदर। और क्या है? 352 के अंदर इमरजेंसी, आपातकाल के। वहाँ पे क्या किया गया? इसको मंत्रिमंडल को क्या किया गया? उल्लेख। और ये उल्लेख 352 में किया गया है। मूल संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं था, लेकिन 44वें संविधान, मूल संविधान में मंत्रिमंडल का कहीं पे क्या नहीं था? उल्लेख नहीं था। लेकिन बाद में क्या कर दिया? इसको जोड़ दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। फिर उप प्रधानमंत्री, यह संवैधानिक पद नहीं है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है। या तो ऐसे ही क्या बना दिया जाता है? और पहले भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वे उप प्रधानमंत्री जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री, जैसे मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, वो पहले क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे और बाद में क्या बन गए? प्रधानमंत्री। कौन से? मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। सर्वाधिक उप प्रधानमंत्री बनने वाला कौन है? ताऊ देवीलाल जी। क्या है? ताऊ देवीलाल जी। अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। और पहला राष्ट्रपति भी कौन है? उपराष्ट्रपति भी कौन है? राधा कृष्ण। वहाँ पे भी कौन है? कृष्ण है। और लास्ट में अंतिम प्रधानमंत्री भी कौन है? उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी, जो अभी भी क्या है? बीजेपी सीनियर मोस्ट वो हैं जो अभी जिंदे हैं। देख सकते हो, दिखाओगे आडवाणी?
लगी था 1 मिनट खड़े जाए करो ना यहाँ लाल कृष्ण अडवाणी इमेज अच्छा इमेज के अंदर है। वो तो ये हैं भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री ये हैं। ये देखो ये कौन है? नरेंद्र मोदी गुंडा आदमी कौन है? देख इधर एक बार फोटो क्या लुक बनाया था इसने। जो कौन सा है ये यही है ये लाल है कृष्ण है और अडवाणी है लाल देख ले लाल कृष्ण अडवाणी भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री। वाइस प्राइम मिनिस्टर खत्म हो गया हाँ खत्म को नहीं अभी हैं। अभी है फिलहाल नहीं है कलर और दिखाओ तेरी दुआ लाग दे प्रधानमंत्री खत्म हो गया बस वो कौन है प्रधानमंत्री खत्म हो जाएगी वो तेरी प्रधानमंत्री दवा लाग ओए तेरी भला हो जाओ ना दुआ प्रधानमंत्री खत्म होना ये कौन है? पूर्व प्रधानमंत्री और श्री राम गोविंद वो कहीं से राधा कृष्ण राधाकृष्ण। जो भारत के क्या है? पहले सर्वपल्ली राधाकृष्ण फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले वाइस उपराष्ट्रपति। क्या है? उपराष्ट्रपति। टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 तारीख को 5 सितंबर 5 सितंबर तो इनका जन्म इनके इनका जन्मदिन क्या जन्मदिन तात्पर्य में? सरकार बोलना है ये और है के नाम से सर्वपल्ली राधाकृष्ण हाँ सर्वपल्ली राधा कृष्णन 5 सितंबर 1888 के अंदर 17 अप्रैल 1975 के अंदर क्या होगी इनकी डेथ होगी। जन्म कब हुआ? 5 सितंबर 1888 17 14 नवंबर को क्या होता है? 14 नवंबर को तो चिल्ड्रंस डे होता है और वो हाँ और वो मरे थे उस दिन क्या 14 नवंबर को मरे थे क्या जी वो क्या है ना अभी पुलवामा टे अरे नहीं अभी थोड़े दिन वो अच्छे वो थे हमारे राष्ट्रपति थे वो बोलते थे कि मेरे स्टूडेंट के साथ ही क्या हो जाए। अरे एपीजे अब्दुल कलाम 14 नवंबर को मरे थे वो। ये कुछ ऐसा ही कुछ होगा इसके लिए मनाया जाता है। 14 नवंबर को मेरे को क्या दिया गया था? वो दिया गया था चिल्ड्रंस डे नहीं मनाया जाता चिल्ड्रन चिल्ड्रंस डे ब्लैक डे बच्चे डे आप बच्चे ब्लैक हाँ डे तो 14 फरवरी को मनाया Black जाता Day है तो 14 चिल्ड्रंस डे ही ब्लैक लोड दो। वो प्रधानमंत्री वे उप प्रधानमंत्री जो बाद में भारत के पीएम बने प्रधानमंत्री कौन है? एक तो मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। सर्वाधिक उप प्रधानमंत्री वाले कौन है? ताऊ देवीलाल जी। अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी। अडवाणी बस आप प्रधानमंत्री आगे फिर आर्टिकल 77 अब पहले कार्यपालिका की बात चली ऊपर तो कार्यपालिका के कार्यों को सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रपति नियम व विनियम बना सकता है तथा मंत्रियों को कार्य आवंटन हेतु नियम बना सकता है। तो कार्यपालिका के कार्यों को क्या कर सके? अच्छे तरीके से चला सकते हैं। इसलिए राष्ट्रपति क्या बना सकता है? नियम व विनियम बना सकता है। क्या बना सकता है? नियम। और मंत्रियों के बीच में कार्यों का क्या कर सकता है? आवंटन कर सकता है। तो सीधी सी बात है स्वतंत्र के अंदर क्या है कि कार्यपालिका के सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रपति नियम और विनियम बना सकता है और मंत्रियों के बीच में कार्यों का क्या कर सकता है? बंटवारा कर सकता है। क्या कर सकता है? बंटवारा। कार्यपालिका कार्यों को अच्छी तरीके से चलाने के लिए क्या राष्ट्रपति क्या बना सकता है? नियम विनियम। और कार्य मंत्रियों के बीच में क्या कर सकता है? विषय का बंटवारा। इसके तहत 6 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, एक राज्य मंत्री, एक उप मंत्री। जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं वो मतलब अपने स्वतंत्र होते हैं। और कैबिनेट मंत्री के अंदर तो अभी बता जो कैबिनेट के अंदर मंत्री होते हैं जो एक होती है सबसे बड़ी क्या होती है? कैबिनेट। जैसे मंत्रिमंडल होती है उसके अंदर जो मेन होती है वो क्या होती है? कैबिनेट। फिर बाद के अंदर दूसरे नंबर पर मेन कौन होती है? राज्य मंत्री। फिर बाद स्वतंत्र, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री का तो कोई क्या नहीं है ज़्यादा उल्लेख नहीं, लेकिन इसको बना लेते हैं इसे। तो कैबिनेट मंत्री फिर राज्य मंत्री। अब कोई भी बैठक होती है तो ऐसे बोलते हैं ना कैबिनेट की बैठक हो रही है
तो उसके अंदर क्या आते हैं मेन जो ये इनका क्या, ये सारे मंत्री हैं, इसका क्या देते हैं, राज्य मंत्री किसका साथ देते हैं, कैबिनेट मंत्री वालों को क्या करवाते हैं, हेल्प करवाते हैं ऐसे। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ऊपर वापस बता दे। एक तो कैबिनेट मंत्री हाँ, कार्यपालिका के कार्यों को सुचारू संचालन करने के लिए राष्ट्रपति क्या बना सकता है, रूल बना सकता है कोई भी, और मंत्रियों के अंदर क्या कर सकता है, डिवाइडेशन कर सकता है, किसका, वर्ग का, क्या कर सकता है, आवंटन कर सकता है। इसके तहत 4 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। आर्टिकल 77, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कोई भी ये काम, जो कोई भी नाम लेगा उनके लिए क्या कर सकता है, राष्ट्रपति बना सकता है। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांसैक्शंस ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द allocation ऑफ वर्क अमंग मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, रूल बना सकता है, किसके लिए, कन्वीनियंट ट्रांसैक्शंस ऑफ बिजनेस के लिए, और एलोकेशन कर सकता है किसका, वर्क का, किसके बीच के अंदर, अमंग मिनिस्ट्रियों के, जो मिनिस्टर्स के अंदर, मंत्रियों के अंदर क्या कर सकता है, एलोकेशन कर सकता है किसका, वर्क का, और किसके लिए, नियमित लॉ बना सकता है, किसके लिए, अच्छे सुचारू रूप से इफेक्टिव तरीके से क्या कर सके, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है जो इफेक्टिव तरीके से क्या कर सके, वर्क कर सकते हैं। इसलिए प्रेसिडेंट क्या बना सकता है, रूल बना सकता है, और वर्क का क्या कर सकता है, एलोकेशन कर सकता है। HOP इसके अंडर में क्या बनाता है, वो 4 मंत्री बनाता है। 4 टाइप के क्या बनाता है, मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। ये क्या प्रकार है, 4 प्रकार के बनाता है। तो क्या करता है 77 के अंदर, एग्जीक्यूटिव के वर्क को इफेक्टिव तरीके से क्या करने के लिए, रन करने के लिए प्रेसिडेंट क्या बना सकता है, रूल बना सकता है, क्या बना सकता है, रूल बना सकता है, और एलोकेशन कर सकता है किसका, डिवाइड कर सकता है वर्क को, किसके बीच के अंदर, मिनिस्टर के अंदर। ये नाम मेरे को आ नहीं रहा वैसे इसको बोला एक बार, एलोकेशन, इसको एलोकेशन, हाँ एलोकेशन, ये तो पता है, नाम नहीं आ रहा। तो डिवाइड कर सकता है कि इसको, वर्क को, किसके अंदर, मिनिस्टर्स के अंदर, किसके लिए, इफेक्टिव वर्क के लिए, और किस, कौन सा वर्क, एग्जीक्यूटिव का कोई भी वर्क, उसको इफेक्टिव तरीके से क्या कर सके, रन कर सके। इसके लिए क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है, कौन बना सकता है, प्रेसिडेंट, और क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है वर्क को, किसके बीच के अंदर, मिनिस्टर के अंदर। ये इसके तहत कितने प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं, मिनिस्टर, 4 कैबिनेट मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर्स, ऐसे करके समझा। फिर छिंतर अलग है थोड़ा सा, काउंसिल मिनिस्टर भी आते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल वो तो मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद तो वो है जो 80 पूरे हैं, वो पूरे ही मंत्री परिषद के अंदर ही आते हैं। इसके अंदर तो 4 प्रकार के आते हैं। कैबिनेट मंत्री जो सबसे क्या आते हैं, ऊपर के होते हैं, बाद के अंदर क्या आते हैं, राज्य। कैबिनेट मंत्री की सहायता कौन करता है, राज्य मंत्री। स्टेट मिनिस्टर जो स्वतंत्र प्रभार वाले, फिर उनकी कौन करता है, स्वतंत्र प्रभार वालों की भी स्टेट मंत्री, और बाद में उप मंत्री का तो कोई ज़्यादा क्या नहीं होता, रोल है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या काम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का तो कोई भी मतलब कानून के ऊपर मतलब कोई लाना, और फिर बाद में लोकसभा के अंदर कानून बनवाना उनके ऊपर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो पूरी क्या होती है, मंत्री परिषद होती है। लेकिन कैबिनेट मंत्री के अंदर पूरे क्या नहीं होते, कैबिनेट के मिनिस्टर तो पूरे ही होते हैं जितने मेंबर्स देते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो यही तो बोल रहा हूँ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो क्या होती है, बड़ी होती है, लेकिन कैबिनेट मंत्री बड़ी नहीं होते। वो क्या होते हैं कैबिनेट मंत्री, जैसे होते हैं, जैसे मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे के बताऊँ कि पिछली सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री कौन कौन थे। कैबिनेट मंत्री थे राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन जयराम, गडकरी, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सारे क्या थे, पीयूष गोयल, ये क्या थे, कैबिनेट मंत्री। और फिर बाद के अंदर राज्य मंत्री इनके अंदर, इनके अलावा थे। और जो मेन होते हैं वो कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री। फिर बाद के अंदर राज्य मंत्री बनाया जाता है। जैसे अभी बनाया गया किसको, जो चिराग रहे इनको क्या बनाया गया है, चिराग पासवान, इनको ऐसे अलग अलग क्या बनाया गया था। जो सब क्या बनना चाहते हैं, कैबिनेट मंत्री। क्योंकि कैबिनेट मंत्री के पास क्या होती है, पावर ज़्यादा होती है, राज्य मंत्री के पास फिर कम होती है, फिर राज्य मंत्री कम होती है, रूप मंत्री के तो लगभग क्या ही होता है। फिर आर्टिकल 73 के अंदर क्या था, कार्यपालिका की शक्तियों को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कौन सी शक्तियाँ, जो यूनियन के विषय पर जो
जो केंद्र सरकार के विषय है उनके ऊपर क्या है सकती है, शक्तियों को बढ़ा सकती है। और कौन को बढ़ा सकती है, और कौन सी को, जो संधियां और कोई क्या समझौते से हमें क्या शक्ति प्राप्त, उनके अंदर शक्तियों को बढ़ा सकती। फिर आर्टिकल 74 के अंदर सबको पता है क्या है, सलाह से क्या करेगा, कार्य करेगा, ये 42वें से। और पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है 44वें संविधान। और पहले एक ही चीज बात थी के अंदर के मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। फिर बाद के अंदर कौन सा है, आर्टिकल 75। क्या है 75 के अंदर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। और फिर बाद में चिंतन, यह स्वतंत्र के अंदर क्या है, भारत सरकार के नए कार्यपालिका के कार्यों को इफेक्टिव तरीके से चलाने के लिए क्या लॉ बना सकता है, कौन, प्रेसिडेंट। और फिर बाद के अंदर कार्य मंत्रियों के बीच बंटवारा भी कर सकता है। और चिंतन के अंदर अलग बात है, वो देख लो। चिंतन के अंदर क्या है, एक तो महान्यायवादी और क्या है, महाअधिवक्ता। अधिवक्ता तो 165 में। आर्टिकल 165 के अंदर तो क्या है, जो राज्य के अंदर होता है। और ये महान्यायवादी, अब महान्यायवादी कौन होता है, महान्यायवादी सरकार का क्या होता है, वकील होता है। सरकार का क्या होता है, वकील। महान्यायवादी कौन होता है, सरकार का वकील। केंद्र सरकार का वकील को तो क्या बोलते हैं, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। और महाधिवक्ता आर्टिकल 165, राज्य सरकार का जो वकील होता है उसे क्या बोलते हैं, जनरल है, एडवोकेट जनरल। उसको महाधिवक्ता क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। जो कौन, किसका वकील होता है, राज्य सरकार का। राज्य सरकार का पहला कौन होता है, विधिक सलाहकार होता है वो। और केंद्र सरकार में पहला विधिक सरकार कौन है, महान्यायवादी। कि अगर ऐसा मानो कि सरकार के ऊपर कोई केस कर दिया, सरकार के ऊपर केस कर दिया, तो वहां पे वकील कौन होगा। अब केंद्र सरकार के ऊपर किसी ने केस कर दिया, तो वहां पर लड़ने कौन आएगा, ये महान्यायवादी। महान्यायवादी किसके रूप में आएगा, वकील के रूप के अंदर। अगर किसी ने राज्य सरकार पर केस कर दिया, राज्य सरकार के ऊपर केस करना मतलब सरकार के ऊपर, जैसे गवर्नमेंट की कोई भी चीज पे क्या कर देना, केस कर देना, तो वो मामला किसका है, सरकार का। उसकी वो लोग वकील करने, वकालत करने के लिए कौन आएगा, अगर राज्य सरकार के अंदर है तो कौन आएगा, एडवोकेट जनरल आएगा। और यहाँ पे अगर महान्यायवादी केंद्र सरकार के ऊपर कोई केस किया तो कौन आएगा, अटॉर्नी जनरल। और इसका उल्लेख किसके अंदर, आर्टिकल 76 के अंदर। और उसका आर्टिकल 165 के अंदर। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति है किसके अंदर है, 72 के अंदर। और उसकी कितने के अंदर है, 161 के तहत। 161 में। समझ में आ रहा है। एक और बता दो, एक ऐसी डिबेट और थी, उसका बता दो। वो तो वो थी, क्या नाम है उसकी, राज्यपाल और राष्ट्रपति की समाधान शक्ति है, मूल अधिकारों से संबंधित। बहुत थी कि डीपीएसपी और क्या नाम है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक दूसरे के वो हैं सप्लीमेंट। डिबेट नहीं, ऐसे आर्टिकल केंद्र और राज्य सरकार के, मतलब वहाँ पे मैंने एक बताया था, क्या बताया था कि आर्टिकल 38 रिट से संबंधित बताया था कुछ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है। हाँ मैं बताऊँ, आर्टिकल 32 के, वो तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है ना, और जो वो 226 कर सकता है। आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। और आर्टिकल 226 के तहत कौन आर्टिकल जारी कर सकता है, रिट, हाई कोर्ट। ऐसे ये डिबेट ऐसी ये याद रखा करो। और जो मतलब हो गया आर्टिकल 76, ये केंद्र सरकार का क्या होता है, प्रथम विधिक अधिकारी होता है। केंद्र सरकार जो महान्यायवादी होता है वो केंद्र सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। अभी 10 बजे कॉलेज खुलेगी, फिर बाद के अंदर ये तेरे 2 पाउंड चलते तो तो महान्यायवादी केंद्र सरकार का क्या होता है, प्रथम विधिक अधिकारी। और महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। कोई भी महान्यायवादी बनेगा तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, जो न्यायालय की क्या उच्चतम न्यायालय की योग्यता है वही क्या होगी, महान्यायवादी की। और यहाँ पे योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता है, डिसाइड किया। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। एक मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत तक बना रहेगा, राष्ट्रपति के। और पूरी मंत्रिपरिषद किसके, लोकसभा किसके प्रति जवाबदारी होगी, लोकसभा के प्रति।
और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा। यह विधिक मामलों में केंद्र सरकार को क्या देगा? कोई भी विधि से संबंधित क्या आया, कानून आया तो उससे परामर्श एडवाइस कौन देगा? महान्यायवादी। और कोई भी विधिक मामला आया राज्य सरकार के अंदर तो वहां पे एडवाइस कौन देगा? राज्य सरकार। ये महाधिवक्ता। ये न्यायालय में केंद्र सरकार को पक्ष में क्या करता है? वकालत। न्यायालय के अंदर केंद्र सरकार के पक्ष में कौन वकालत करेगा? महान्यायवादी। और ये न्यायालय में राज्य न्यायालय के अंदर कौन वकालत करेगा? महाधिवक्ता। ये भारत में स्थित किसी भी न्यायालय में पैरवी कर सकता है, किंतु केंद्र सरकार के विरुद्ध किसी भी मामले में पैरवी नहीं कर सकता। मतलब ये जो महाधिवक्ता है, महान्यायवादी है, वो केंद्र सरकार पूरे भारत के अंदर कहीं पे भी क्या कर सकता है? वकालत कर सकता है, कहीं पे भी किसी भी मामले में। लेकिन जो केंद्र सरकार का क्या हुआ, सरकार के विरुद्ध कोई क्या है? केस है, उसके विरुद्ध किसी दूसरी जगह से क्या नहीं बन सकता? वकालत, जो वकील बन के नहीं आ सकता। जैसे केंद्र सरकार के ऊपर इस पक्ष ने क्या किया? केस किया। अब इसको लड़ना तो किसके? इस पक्ष की तरफ से, लेकिन वो इस पक्ष की तरफ से क्या नहीं कर सकता? वकालत नहीं कर सकता। वो किसकी वकालत करेगा? ओनली केंद्र सरकार। वैसे उसको छूट है कि वो पूरे भारत में क्या कर सकता है? वकालत कर सकता है, पैरवी कर सकता है, लेकिन केंद्र सरकार के जो सरकार के विरुद्ध नहीं कर सकता है। ये राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं कर सकता है। वैसे पूरे भारत के अंदर क्या कर सकता है? वकालत कर सकता है। कोई ना करे जी बीच के अंदर ऐ कौन करे? कौन करेगी? तो ये भारत में स्थित किसी भी न्यायालय के अंदर क्या कर सकता है? आते हैं इन टच ही है। अच्छा। ये भारत में स्थित किसी भी न्यायालय में क्या कर सकता है? पैरवी कर सकता है, किंतु राज्य सरकार के विरुद्ध किसी मामले में क्या नहीं कर सकता? पैरवी। ये संसदीय सदनों की कार्रवाई एवं संसद की समितियों की कार्रवाई में क्या ले सकता है? भाग। लेकिन इस आधार पर वहाँ पे मत नहीं दे। संसद के अंदर क्या चल रही है? कोई भी कानून बन रहा है, या संसद की क्या चल रही है? कार्रवाई चल रही है। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कहीं पे भी क्या कर सकता है? बैठ सकता है वहाँ पे जाके, और बाद के अंदर हमने क्या दे सकते? सलाह दे सकता है। लेकिन वहाँ पे अगर किसी बिल पे क्या चल रहा है? वोटिंग चल रही है, तो वहाँ पे वोट नहीं दे सकता, मत नहीं देता है। ये राज्य विधानसभा के अंदर कहीं पे भी क्या कर सकता है? बैठ सकता है, समितियों के अंदर भाग ले सकता है, लेकिन क्या नहीं दे सकता? वोट नहीं दे। इसकी सहायता है तो सॉलिसिटर जनरल होता है। सॉलिसिटर इसके ऐसा ही विधि वो होता है जो इसके नीचे, जैसे मैं कैबिनेट की सहायता करने के लिए क्या बना दिए? राज्य मंत्री। इसलिए मतलब इतना बड़ा काम ये नहीं संभाल पाता, तो इसके नीचे ये कौन संभालेगा? सॉलिसिटर। वो भी क्या करेगा? इसकी सहायता है तो क्या कर देगा? इसको सहायता करवाएगा। कौन होगा? सॉलिसिटर जनरल। इसकी सहायता के लिए लोक अभियोजक होते हैं। इसके अरे की सहायता के लिए कौन होते हैं? लोक अभियोजक। वो भी क्या करते हैं? ऐसी सहायता करते हैं, मतलब कानूनी मामलों के अंदर क्या देते हैं। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? R.K. वेंकटरमन। अब देख लो यही है क्या? अभी तक तो बहुत दिन पहले लिखा है। अभी देख लो और लिख लो नीचे। तो